हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक तथा बुद्धि के प्रकार के विषय में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बुद्धि एक व्यक्ति की वह योग्यता है जो उसे सविवेक चिंतन यानी सही और गलत का अंतर करके सोचने, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने तथा नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने की योग्यता है। अब हम करेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बुद्धि को कौन कौन से वो कारक हैं जो बुद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस। हम सबसे पहले करेंगे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी जैसे हमारे माता पिता थे वैसे ही गुण हम में आए और उसके बाद अगली अगली पीढ़ियों में वो गुण चले जाएंगे। वंशानुक्रम बुद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। हमने यह सुना होगा कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसके माता पिता इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पर वंशानुक्रम का बुद्धि को प्रभावित करने का अर्थ यह हुआ कि जैसे माता पिता की बुद्धि होगी, यानी अगर माता पिता बुद्धिमान हैं तो बच्चा भी बुद्धिमान होने की संभावना पाई जाती है। यदि माता पिता मंद बुद्धि हैं तो बच्चे के मंद बुद्धि होने की संभावना पाई जाती है। बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान होने की संभावना पाई जाती है और मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होने की संभावना पाई जाती है। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि एक 100% बुद्धिमान व्यक्तियों की संतान बुद्धिमान होंगी और मंद बुद्धि व्यक्तियों की संतान मंद बुद्धि होंगी। इसके अपवाद भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, परंतु फिर भी वंशानुक्रम या हेरिडिटी को बुद्धिमत्ता के एक प्रमुख निर्धारक के रूप में माना जाता है। दूसरा है वातावरण। जिस प्रकार का वातावरण हमारे चारों तरफ, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ होता है, उसे हम बुद्धि को प्रभावित करते हुए देखते हैं। जिस प्रकार का बच्चे के चारों तरफ का वातावरण होता है उसी प्रकार की उसकी बुद्धि हो जाती है। यदि उससे अपने आसपास के वातावरण में बुद्धि का अधिक से अधिक उपयोग करने तथा बुद्धि को बढ़ाने के अनुभव प्राप्त होते हैं तो बच्चा बुद्धिमान हो जाता है, और यदि ऐसे अनुभव प्राप्त नहीं हो पाते हैं या कम हो पाते हैं तो बच्चा कम बुद्धिमान हो जाता है। तीसरा है जाति समूह। जैसा कि हम जानते हैं, पुराने समय में जाति आधारित कार्य लोगों को करने को मिलते थे। जैसे कुछ जातियां खेतीबाड़ी का काम करती थी, कुछ जातियां बर्तन बनाने का काम करती थी, कुछ जातियां लोगों के बाल काटने का काम करती थी। इसी प्रकार से उनके अनुभवों के आधार पर, उन जातियों के अनुभवों के आधार पर बुद्धि में भी अंतर आया। जो जातियां खेतीबाड़ी का काम करती थी उनमें प्राकृतिक बुद्धि की अधिकता पाई जाती है, और जैसे जो जातियां फर्नीचर वगैरह बनाने का काम करती थी उनके अंदर मापतोल से संबंधित बुद्धि का अधिक पाया जाना देखा गया है। अगला है लैंगिक भेद। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। जेंडर डिफरेंसेस इस बात को इंगित करते हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कुछ बुद्धि के कुछ कारक लड़कों में अधिक पाए जाते हैं जबकि अन्य कारक लड़कियों में अधिक पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं आमतौर पर लड़कियां स्कूल में, विद्यालय में अच्छा करती हैं जबकि लड़के मैकेनिकल या मैथमेटिकल एबिलिटी में ज़्यादा होते हैं। लड़के और लड़कियों में बुद्धि की मात्रा का भेद नहीं पाया जाता है बल्कि कारकों का भेद पाया जाता है। कुछ कारकों पर लड़कियां अधिक अच्छा कर लेती हैं और कुछ कारकों पर लड़के अधिक अच्छा कर लेते हैं। अगला है समायोजन। ये दोनों एक दूसरे, समायोजन और
बुद्धि यानी एडजस्टमेंट और इंटेलिजेंस दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि व्यक्ति समायोजन अच्छा कर लेता है तो वह सूचनाओं को यानी कि पर्यावरण में जो जानकारी है उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएगा और उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ यदि व्यक्ति बुद्धिमान है तो वातावरण के साथ समायोजन जल्दी से कर पाएगा। अगला है जन्म क्रम यानी बर्थ ऑर्डर। इसमें कुछ अध्ययनों में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह बताया है कि जो पहला बच्चा होता है वो अन्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है। अगला है परिवार का आकार। परिवार का आकार भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। साइज ऑफ फैमिली, हम सामान्य तौर पर यह जानते हैं कि परिवार अगर बड़ा होता है तो बच्चों की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। यदि परिवार छोटा होता है तो बच्चों को सुविधाएं भी हम अच्छी जुटा पाते हैं और उनके ऊपर पूरा ध्यान दे पाते हैं। इसलिए परिवार का आकार, यदि परिवार बड़ा है तो बच्चे की बुद्धि नेगेटिव रूप से प्रभावित होती है और यदि परिवार छोटा है तो बच्चे की बुद्धि पॉजिटिव रूप से पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि बड़े परिवारों के बच्चे बुद्धिमान नहीं होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर देखभाल की कमी के कारण यदि बच्चे के परिवार का आकार बड़ा है तो उसकी बुद्धि जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड होती है। अगला है स्वास्थ्य। यदि बच्चा स्वस्थ है तो वह सीखने के सारे अवसरों का फायदा उठाने की योग्यता रखता है। बच्चा स्वस्थ है तो वह जल्दी से चीज़ों घटनाओं को समझ लेता है और उनके प्रति अनुक्रिया कर लेता है। यदि बच्चे में कोई बीमारी है तो वह उस बीमारी की तरफ ही उसका ध्यान रहेगा। पढ़ाई लिखाई में या फिर वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करने में बच्चे का ध्यान नहीं लग पाएगा या उसकी एकाग्रता नहीं बन पाएगी। अगला है दुर्घटना। यह स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है। यदि दुर्घटनावश हमारे सिर में या हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है या नुकसान हो जाता है तो वह हमारी बुद्धि को सीधे सीधे प्रभावित करता है। कई बार दुर्घटना की वजह से हमारे ब्रेन के किसी खास हिस्से में चोट लग जाने से हमारा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है या वो गड़बड़ हो जाता है। इसकी वजह से हम जानकारियों को अच्छी प्रकार से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और हमारी बुद्धि इससे नेगेटिवली इफेक्टेड होती है। अब तक हमने जितने भी कारक किए हैं उन कारकों द्वारा बुद्धि प्रभावित होती है, परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हैं तभी बुद्धिमान बनेंगे या हमें रिच एनवायरनमेंट मिला है तभी हम बुद्धिमान बनेंगे या एक पर्टिकुलर जाति से संबंधित हैं या एक पर्टिकुलर जेंडर से रिलेटेड हैं या हमारा जन्म कर्म फर्स्ट है या हमारे परिवार का आकार छोटा है या हमारा स्वास्थ्य अच्छा है या कोई दुर्घटना नहीं हुई तो ही हम बुद्धिमान बन पाएंगे, अन्यथा हम बुद्धिमान नहीं बन पाएंगे या बुद्धिमान नहीं होंगे। इन सब के अलावा एक और कारक है जो बुद्धिमत्ता की हमारी योग्यता पर प्रभाव डालता है, वह है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का अर्थ है कि हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा है। अगर हमारे अंदर बुद्धिमान बनने की इच्छा है, हमें बुद्धिमान बनना है या हमें जीवन में कुछ करने की विल पावर अगर हमारे अंदर होती है तो ऊपर वाले जितने भी कारक हैं वो हमारी बुद्धि को या हमें बुद्धिमान बनने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। इसके बाद हम बुद्धि के प्रकारों का वर्णन करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने
बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो घटनाएं, वस्तुएं हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हें हम मूर्त या कंक्रीट कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्धि, वह बुद्धि जो मूर्त वस्तुओं से संबंधित है, यानी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनसे संबंधित बुद्धि को हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। इसे गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि या मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। यह मशीनों व यंत्रों से अनुकूलन में हमारी सहायता करती है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि यानी मूर्त बुद्धि या कंक्रीट इंटेलिजेंस होती है, वह बचपन से ही दिखाई देना शुरू कर देती है। यानी बचपन से ही वो हमें दिखाई दे जाते हैं कि इनके अंदर मूर्त बुद्धि होती है। बचपन में ही कुछ बच्चे अपने खिलौनों को, साइकिल को तोड़कर वापस से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ है कि उनके अंदर यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि अधिक है। इस प्रकार के व्यक्ति, मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कारीगर, मिस्त्री या इंजीनियर बहुत अच्छे बन सकते हैं। दूसरा टाइप है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट का फिर से हम मीनिंग करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट यानी वो वस्तुएं या वो भावनाएं या विचार जिनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम अमूर्त योग्यताएं कहते हैं। और इन अमूर्त योग्यताओं में बुद्धिमान व्यक्ति को हम कहेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर अमूर्त बुद्धि होती है। इसमें क्या है? लिखने, पढ़ने, समझने, तार्किक चिंतन करने, प्रतीकों को समझने में सहायता करती है। यह बुद्धि हमें लिखने, पढ़ने, समझने, तार्किक चिंतन करने और प्रतीकों को समझने में हमारी सहायता करती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति सामान्यतः डॉक्टर, लेखक, चित्रकार, विषय विशेषज्ञ यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, वो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो सकता है, मैथ्स है, साइंस है, साइकोलॉजी है, और पत्रकार आदि बन सकते हैं। तीसरा है सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि व्यक्ति को व्यक्तियों के व्यवहार को समझने तथा व्यवहार करने और सामाजिक अनुकूलन की योग्यता देती है। यानी जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि ज़्यादा होगी, वह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। अच्छी प्रकार से उनके व्यवहार को समझने के बाद उस व्यवहार के अनुकूल ही अपना व्यवहार करेंगे और उनके साथ में उनका जो सामाजिक योग्यता होती है वो भी उनकी अच्छी होती है। ये व्यक्ति समाज की अच्छाई बुराइयों को समझने की योग्यता रखते हैं तथा अच्छाई बुराइयों को समझकर उन्हें अच्छाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है और बुराई को कैसे घटाया जा सकता है आदि की जानकारी रखते हैं। और इस बुद्धि वाले व्यक्ति अच्छे राजनेता, समाज सुधारक या समाज सेवी बन सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस सामाजिक बुद्धि को रखने वाले व्यक्ति समाज की अच्छाई और बुराइयों का ज्ञान रखते हुए समाज में बुराइयों को कम करने और अच्छाइयों को बढ़ाने के द्वारा समाज की सेवा कर सकते हैं। बुद्धि के प्रकारों को जानने के बाद हम यह कह सकते हैं कि समाज में प्रभावशाली जीवन जीने के लिए हमें तीनों प्रकार की बुद्धियों का स्वामी होना पड़ता है। बुद्धि ही व्यक्ति को समाज में रहने के लायक बनाती है। बुद्धि ही व्यक्ति को समाज में रहने लायक बनाती है। आज के वीडियो में हमने बुद्धि के प्रकार और उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।